टेस्ट, ठीक है। ये बायोकेमिकल टेस्ट होता है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है डायग्नोसिस में और मॉनिटर करने में लीवर की डिसीज़, ठीक है। ये क्या होता है, बायोकेमिकल टेस्ट होता है, लीवर की डायग्नोसिस में और मॉनिटर करने में लीवर की डिसीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो टेस्ट है यूजुअली रेफ़र इसको हम करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, मोस्ट वाइडली परफॉर्म्ड बायोकेमिकल टेस्ट इन द लेबोरेटरी। ये क्या है, मोस्ट वाइडली हम इसको परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी में। मोस्ट वाइडली परफॉर्म्ड क्या है, ये टेस्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट, अगर क्लासीफाई करें लीवर फंक्शन टेस्ट को, ठीक है, तो अगर बेस्ड ऑन लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, तो टेस्ट ऑफ हिपैटिक एक्सक्रीटरी फंक्शन, तो ये लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के ऊपर देखें तो ये क्या करता है, ग्रुप 1 जो है टेस्ट करता है ये हिपैटिक एक्सक्रीटरी फंक्शन, ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है, बाइल पिगमेंट का मेटाबॉलिज्म, सीरम में क्या मिलता है हमें, बिलिरुबिन एस्टिमेशन होता है, टोटल और कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड का पता चलता है। यूरिन में बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइल साल्ट्स हैं, यूरोबिलिनोजन है, फिकल यूरोबिलिनोजन है। तो हिपैटिक एक्सक्रीटरी फंक्शन में क्या करता है, बाइल पिगमेंट का मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। सीरम में बिलिरुबिन एस्टिमेशन करता है, टोटल कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, यूरिन में बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, यूरोबिलिनोजन और फिकल यूरोबिलिनोजन, ठीक है। फिर एक्सक्रीशन, अगर इंजेक्टेड सब्सटेंस से देखें तो फॉरेन डाइज इसमें डालते हैं, ठीक है। तो जैसे डालते नहीं, देखते हैं। अरे तो इंजेक्ट का मतलब तो यही होता है, डालना ही होता है, डाले हुए। अच्छा, जो इंजेक्टेड है उनकी वैल्यू देख रहे हैं। ब्रोमोसल्फाथेलिन BSP और इंडोसयानिन ग्रीन ICG, ठीक है। सो ये क्या है, एक्सक्रीशन है किसका, इंजेक्टेड सब्सटेंस का फॉरेन डाइज में, ठीक है। ये बेसिकली टेस्ट है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन ऑफ लीवर, ठीक है। ग्रुप 2 टेस्ट क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन वाला, जिसमें हिपेरिक एसिड टेस्ट करते हैं और ब्लड अमोनिया करते हैं। क्या करते हैं, हिपेरिक एसिड टेस्ट और ब्लड अमोनिया। ये तो हो गया अपना डिटॉक्सिफिकेशन टेस्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन ऑफ लीवर। उसके बाद आ जाए क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, लीवर एंजाइम पैनल, ठीक है। इसमें क्या आता है, एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज, अस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। इसमें क्या क्या है, एलानाइन अमीनो ट्रांसफरेज, अस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। उसके बाद आता है टेस्ट फॉर सिंथेटिक फंक्शन ऑफ लीवर, ठीक है। अगर सिंथेटिक फंक्शन का टेस्ट करना है तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं, टोटल प्रोटीन होते हैं। इसमें सीरम एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, AG रेशियो, फोटोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है, टोटल प्रोटीन होता है, सीरम एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, और इसमें क्या होती है, AG रेशियो होती है, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है, टोटल प्रोटीन होता है, सीरम एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, AG रेशियो और प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। एक इसमें क्या होता है, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, और एक इसमें क्या होता है, सेरुलोप्लाज्मिन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंथेटिक फंक्शन ऑफ लीवर, सिंथेटिक फंक्शन ऑफ लीवर, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन AFP और सेरुलोप्लाज्मिन, ठीक है। फिर आता है टेस्ट फॉर मेटाबॉलिक फंक्शन, ठीक है, टेस्ट फॉर मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ लीवर। मेटाबॉलिक फंक्शन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है, गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, इसमें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें अमीनो एसिडूरिया, सीरम प्रोटीन्स, लिपिड मेटाबॉलिज्म में इसमें क्या होता है, सीरम कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फीकल फैट्स। जो टेस्ट है फॉर मेटाबॉलिक फंक्शन, ठीक
है। टेस्ट फॉर मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ लीवर में क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जिसमें अमीनो एसिडूरिया, सीरम प्रोटीन, लिपिड मेटाबॉलिज्म जिसमें सीरम कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ फिकल फैट, ये सब आता है। और स्पेशल टेस्ट में इसमें क्या होता है, लीवर बायोप्सी होती है। स्पेशल टेस्ट में इसमें क्या होती है, लीवर बायोप्सी होती है। गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिडूरिया, सीरम प्रोटीन, लिपिड मेटाबॉलिज्म, सीरम कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ फिकल फैट। पार्ट बी क्या होता है, इसमें हम क्लासिफिकेशन इसका करते हैं। पहले तो जैसे लेबोरेटरी फाइंडिंग पे बेस पे, अभी करते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट पे। ठीक है, क्लिनिकल एस्पेक्ट में इसका कैसे करते हैं, देख। तो जो मार्कर है लीवर डिसफंक्शन के, उसमें क्या क्या आता है, सीरम बिलिरुबिन आता है, उसमें टोटल और कंजुगेटेड बिलिरुबिन आता है। ठीक है, उसमें यूरिन आता है जिसमें बाइल पिगमेंट आते हैं, बाइल साल्ट आते हैं, यूबीजी आता है, इसमें टोटल प्रोटीन आता है जिसमें सीरम एल्बुमिन आता है, एजी रेशियो आता है, इसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम आता है, इसमें ब्लड अमोनिया आता है। ये बेसिकली क्या है, मार्कर है किसके, लीवर डिसफंक्शन के। सीरम बिलिरुबिन, टोटल कंजुगेटेड बिलिरुबिन, यूरिन में बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, यूबीजी, टोटल प्रोटीन, सीरम एल्बुमिन, एजी रेशियो, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और ब्लड अमोनिया। इसमें अगर मार्कर देखें तो मार्कर ऑफ हेपेटोसेलुलर इंजरी क्या है, एलानाइन ट्रांसफरेज। ठीक है, और अस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। मार्कर इसके क्या है, एलानाइन ट्रांसफरेज और अस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। ये क्या है, मार्कर ऑफ कोलेस्टेसिस है। ठीक है, ग्रुप 3 क्या है, मार्कर ऑफ कोलेस्टेसिस है। इसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज आता है। इसमें क्या कहता है, मार्कर ऑफ कोलेस्टेसिस में अल्कलाइन फॉस्फेटेज और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। अभी देख नेक्स्ट है बिलिरुबिन, मेजरमेंट ऑफ बिलिरुबिन। डायग्राम में देख, आरबीसी का लाइसिस हुआ, हीमोग्लोबिन रिलीज हुआ, इसमें से बिलीवर्डिन निकला, बिलिरुबिन निकला हीम ग्रुप का। ठीक है, इसमें क्या बना है, बिलिरुबिन डाइग्लूकोयूरोनाइड बना, मतलब ये अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड बना। फिर ये लीवर में गया, वहाँ पे बाइल डक्ट में गया, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड में गया। ठीक है, एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन में घुसा, वहाँ से यूरोबिलिनोजन बना, ब्लड में आया, ये किडनी में गया, वहाँ से यूरोबिलिनोजन यूरोबिलिन में कन्वर्ट हुआ। और लार्ज इंटेस्टाइन में एक और क्या होगा, स्टर्सोसिरुलोबिनोजन बनेगा और स्टर्कोबिलिन बनेगा, जो 300 mg पर डे बनेगा। यूरोबिलिन क्या है, 4 mg से कम बनेगा। तो एक तो टट्टी में से निकल जाएगा ये, और एक ये किडनी में से यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। उसके बाद देख, बाइलिरुबिन इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम ग्रुप। ये क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो कैटाबॉलिज्म से बनता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज़ कंजुगेटेड बाय लीवर टू फॉर्म बिलिरुबिन डाइग्लूकोयूरोनाइड। ठीक है, ये क्या होता है, कंजुगेटेड होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, इसमें कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम होता है। ये कंजुगेटेड कैसे होता है, क्या बनाता है, ये डाइग्लूकोयूरोनाइड बनाता है। ये क्या होता है, एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल होता है। इसका मेजरमेंट ऑफ बिलिरुबिन क्या है, एज वेल एज डिटेक्शन ऑफ बिलिरुबिन एंड यूरोबिलिनोजन इन यूरिन। बिलिरुबिन एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इसमें क्या होता है, कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम से बनता है,
फिर ये लीवर में जाता है, कंजुगेटेड फॉर्म इसकी किस फॉर्म में जाता है, बिलीरुबिन डाइग्लूकोयूरानाइड की फॉर्म में। फिर ये बाइल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। फिर हम मेज़रमेंट करें बिलीरुबिन की एज वेल एज डिटेक्शन करें तो हमें वो किस फॉर्म में मिलता है, बिलीरुबिन फॉर्म में और यूरोबिलिनोजन की फॉर्म में यूरिन में। और ये इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं लिवर फंक्शन के। नॉर्मल जो प्लाज्मा बिलीरुबिन लेवल है वो 0.2 से 0.8 mg/dL होता है। जो प्लाज्मा के अंदर क्या बोलते हैं बिलीरुबिन होता है वो कितना होता है, 0.2 से 0.8 होता है। और जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है वो 0.2 से 0.6 mg/dL होगा। अनकंजुगेटेड कितना होगा, 0.2 से 0.6, वाइल जो कंजुगेटेड है वो 0 से 0.2 mg/dL होगा। जो कंजुगेटेड है वो कितना होगा, 0.2 से 0.2 mg/dL। जो प्लाज्मा बिलीरुबिन लेवल है वो 1 mg/dL एक्सक्रीट कर जाए, ठीक है। अगर प्लाज्मा बिलीरुबिन लेवल 1 mg/dL हो जाए तो उसको हम हाइपर बिलीरुबिनीमिया बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर बिलीरुबिनीमिया। अभी अगर लेवल 1 से 2 के बीच में है, ठीक है, तो वो इंडिकेटिव है जॉन्डिस का, ठीक है। अगर 1 से 2 के बीच में है तो वो क्या है, इंडिकेटिव जॉन्डिस का। और अगर बिलीरुबिन लेवल 2 एक्सीड कर जाए तो वो टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ कर जाता है। और ये डिस्कलरेशन किसकी करता है, स्क्लेरा की, कंजक्टिवा, स्किन, म्यूकोसा, मेम्ब्रेन, रिजल्टिंग इन इक्टेरस और जॉन्डिस। अगर वो 2 mg/dL से भी ज़्यादा हो जाए तो फिर वो येलोइश कर देता है सारी ऑर्गन्स को। देख, जो नॉर्मल प्लाज्मा बिलीरुबिन लेवल है वो तो कितना होता है, 0.2 से 0.8, अनकंजुगेटेड 0.2 से 0.6 और कंजुगेटेड कितना होता है, 0 से 0.2 mg/dL। अगर प्लाज्मा लेवल 1 से ज़्यादा हो जाए तो हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो जाएगा। 1 से 2 के बीच में जॉन्डिस हो जाएगा, लेटेंट जॉन्डिस। और 2 से ज़्यादा होता है तो येलोइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। सुन, कहाँ से पढ़ रहा है तू ये? डेनबर्ग टेस्ट पे, वॉन डेनबर्ग टेस्ट क्या होता है, बिलीरुबिन रिएक्ट करता है डाईएजो रिएजेंट से, ठीक है। बिलीरुबिन किससे रिएक्ट करता है, डाईएजो रिएजेंट से, जिसमें डाईएजोटाइज होता है सल्फेनिलिक एसिड में, ठीक है। बिलीरुबिन क्या करता है, रिएक्ट करता है डाईएजो रिएजेंट से, जिसमें डाईएजोटाइज सल्फेनिलिक एसिड होती है। ये क्या प्रोड्यूस करती है, कलर्ड एजो पिगमेंट रिलीज करती है, ठीक है। इसमें एट pH 5 पिगमेंट इज पर्पल इन कलर। अगर pH 5 है तो पिगमेंट का कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। कंजुगेटेड बिलीरुबिन बीइंग वाटर सोल्यूबल गिव्स द कलर इमीडिएटली, हेंस कॉल्ड द डायरेक्ट रिएक्शन। देख, बिलीरुबिन क्या है, डाईएजो रिएजेंट से रिएक्ट करता है, ठीक है, और डाईएजोटाइज सल्फेनिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और नहीं सॉरी, मतलब डाईएजो रिएजेंट क्या होता है, डाईएजोटाइज्ड सल्फेनिलिक एसिड होती है, ठीक है। बिलीरुबिन इसके साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एजो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जब pH 5 होता है ना तो पिगमेंट जो है वो पर्पल हो जाता है कलर में, ठीक है। और कंजुगेटेड बिलीरुबिन जैसे वाटर सोल्यूबल होता है तो वो एक इमीडिएट कलर देता है, ठीक है। और इसीलिए उसको हम डायरेक्ट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। 5 pH पे पिगमेंट कैसा कलर देता है, पर्पल कलर देता है। तो फ्री बिलीरुबिन जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। जो फ्री बिलीरुबिन होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है पहले अल्कोहल के साथ में, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ में, तो रिएक्शन क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, और उसको हम इनडायरेक्ट रिएक्शन भी बोलते हैं। उसको हम पहले क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ में, फिर रिएक्शन को क्या है, रिएक्शन पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए हम उसको इनडायरेक्ट रिएक्शन बोलते हैं। जब बिलीरुबिन कंजुगेटेड होता है तो पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है इमीडिएटली, ठीक
ठीक है। जब बिलिरुबिन क्या होता है, कंजुगेटेड होता है, तो पर्पल कलर अपीयर होता है इमीडिएटली। और अगर उसको मिक्स कर दें विद द रिएजेंट तो जो रिस्पॉन्स होता है वो वांडनबर्ग डायरेक्ट पॉजिटिव होता है। जब बिलिरुबिन क्या होता है, कंजुगेटेड होता है, तो पर्पल कलर जो है वो इमीडिएटली प्रोड्यूस होता है मिक्सिंग करने से रिएजेंट के साथ में। और जो रिस्पॉन्स होता है वो वांडनबर्ग पॉजिटिव होता है। और इसमें एग्जांपल क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है, जिसमें कंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, एलिवेटेड होता है। कंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, एलिवेटेड होता है। लेकिन जब बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड होता है तो जो कलर ऑब्टेन होता है वो कब होता है, जब उसके अंदर अल्कोहल डालता है। जब बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो कलर ऑब्टेन होता है वो सिर्फ कब होता है, जब अल्कोहल ऐड होता है। तो जो इस रिस्पॉन्स है इसको हम इनडायरेक्ट पॉजिटिव बोलते हैं। जब बिलिरुबिन क्या होता है, कंजुगेटेड होता है जब, तो डायरेक्ट होता है, ठीक है। पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है रिएजेंट से मिक्स करने के बाद, ठीक है। लेकिन अगर अनकंजुगेटेड होता है तो कलर कैसे ऑब्टेन होता है, अल्कोहल डालने के बाद, उसको इनडायरेक्ट पॉजिटिव बोलते हैं। और ये हिमोलिटिक जॉन्डिस में होता है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इज इंक्रीज्ड। ये हमने जॉन्डिस में भी पढ़ा था, तेरे याद हो तो। अगर दोनों हों, कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड प्रेजेंट हो, ठीक है, तो फिर हमें इंक्रीज़ करनी पड़ती है अमाउंट, और पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है इमीडिएटली। कलर को हम इंटेंसीफाई कर सकते हैं अल्कोहल डालने पे, और इस रिएक्शन को हम बाईफेजिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस भी बोलते हैं, एग्जाम्पल है इसका, जिसमें बहुत कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज़ किया जाता है। तो जिसमें दोनों आ गए उसमें क्या है, अल्कोहल भी डालना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटेंसिफिकेशन भी करना पड़ेगा, और ये कैसी रिएक्शन देगा, बाईफेजिक रिएक्शन देगा। उसके बाद आ जा अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया में, ठीक है। अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया में इसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन होता है, ठीक है। हाइपर बिलिरुबिनीमिया में क्या होता है, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ क्या होता है, बिलिरुबिन होता है, जिसमें हिमोलिटिक अनीमिया होता है, ठीक है। व्हेन आइदर हिपैटिक अपटेक और कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन इज डिमिनिश्ड, ठीक है, या तो क्या है, हिपैटिक अपटेक कम हो जाएगा, या कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब क्या हो जाएगा, हिपैटिक अपटेक कम हो जाएगा, या फिर कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन डिमिनिश हो जाएगी, ठीक है। इसमें बिलिरुबिन इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स इन एनिमल पेशेंट्स, ठीक है। बिलिरुबिन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता एनिमल पेशेंट्स में विद अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। देख, अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिन इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन को, ठीक है, मतलब हिमोलिटिक एनीमिया करता है। तो जब आइदर हिपैटिक अपटेक या फिर कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन डिक्रीज करता है तब ये होता है। ये लाइन समझ से नहीं आई, छोड़ दे लाइन। अच्छा, बिलिरुबिनूरिया जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एनिमल पेशेंट्स में जिनके अंदर अनकंजुगेटेड भी है हाइपर बिलिरुबिन, मतलब अनकंजुगेटेड वाले को ये बिलिरुबिनूरिया में कंसिडर नहीं करते। और जो कंजुगेटेड टाइप का हाइपर बिलिरुबिनूरिया है वो इंट्रा हिपैटिक कोलेस्टेसिस और एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। जो कंजुगेटेड टाइप का हाइपर बिलिरुबिनीमिया होता है तो इंट्रा हिपैटिक कोलेस्टेसिस और एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन से होता है। तो टेस्ट फॉर यूरिनरी यूरोबिलिनोजन इज द कैरेक्टरिस्टिकली नेगेटिव। जो टेस्ट है यूरिनरी यूरोबिलिनोजन के लिए वो नेगेटिव होता है। इनकम्प्लीट एक्स्ट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। टेस्ट जो है यूरोबिलिनोजन के लिए
वो नेगेटिव होता है और कंप्लीट एक्स्ट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन में होता है ये। नेगेटिव होता है और कंप्लीट एक्स्ट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें जो नॉर्मल हॉर्स है उसमें मच हायर क्या होता है, टोटल सीरम होता है। मच हायर क्या होता है, टोटल सीरम बिलिरुबिन होता है देन एनी ऑफ द अदर डोमेस्टिक स्पीशीज़। नॉर्मल हॉर्स के अंदर क्या होता है, बहुत हाई टोटल सीरम बिलिरुबिन होता है देन अदर स्पीशीज़। वैल्यू इसकी कितनी होती है, एज हाई एज 4 mg पर डेसीलीटर। जो नॉर्मल हॉर्स है उसके अंदर क्या होता है, मच हायर टोटल सीरम बिलिरुबिन होता है देन अदर डोमेस्टिक स्पीशीज़, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 mg पर डेसीलीटर के आसपास, और हायर भी होती है। ठीक है। अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल इन एडिशन टू हिपैटिक एंड हेमोलिटिक डिसीज हाइपर बिलिरुबिनीमिया इज ऑब्जर्व्ड इन हॉर्सेज विद इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो नॉर्मल हॉर्स में क्या होता है, मच हायर टोटल सीरम बिलिरुबिन होता है देन एनी अदर डिसीज देन एनी अदर डोमेस्टिक स्पीशीज़। इसकी वैल्यू 4 mg पर डेसीलीटर तक होती है या उससे ज़्यादा होती है, और उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं हेल्दी इंडिविजुअल्स में। इन एडिशन टू हिपैटिक और हेमोलिटिक डिसीज़, मतलब इसके एडिशन में हिपैटिक और हेमोलिटिक डिसीज़ के हाइपर बिलिरुबिनीमिया जो है वो ऑब्जर्व होता है हॉर्सेस में और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में। हाइपर बिलिरुबिनीमिया ऑब्जर्व होता है हॉर्सेस में और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में। फिर आता है फूड रिस्ट्रिक्शन अलोन कॉजेज अब्रप्ट इंक्रीज इन द अनकंजुगेटेड सीरम बिलिरुबिन ऑफ द हॉर्सेस। तो जो फूड रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, वो अकेला ही क्या करता है, एब्रप्ट इंक्रीज करता है किसमें, अनकंजुगेटेड सीरम बिलिरुबिन में। ठीक है। फूड रिस्ट्रिक्शन ही क्या करता है, एब्रप्ट इंक्रीज करता है अनकंजुगेटेड सीरम बिलिरुबिन में हॉर्सेस के। और जो डिक्रीज्ड बाइल फ्लो है वो इज़ ए प्रोबेबल फैक्टर ऑफ द हाइपर बिलिरुबिनीमिया ऑब्जर्व्ड इन फास्टिंग हॉर्सेस। ठीक है। जो फूड रिस्ट्रिक्शन है वो अकेला क्या करता है, एब्रप्ट इंक्रीज करता है किसमें, अनकंजुगेटेड सीरम बिलिरुबिन में, किसके, हॉर्सेस के। जो डिक्रीज बाइल फ्लो है वो प्रोबेबल फैक्टर है किसका, हाइपर बिलिरुबिनीमिया का, जो फास्टिंग हॉर्सेस में मिलता है। मतलब फूड रिस्ट्रिक्शन से बहुत ज़्यादा सीरम, अनकंजुगेटेड सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बाइल फ्लो डिक्रीज हो जाता है, और इसीलिए फास्टिंग जो करते हैं वो से उसमें हाइपर बिलिरुबिनीमिया बढ़ जाता है। फिर नीचे लिख रखा है टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। ये पढ़ना है क्या, क्या ये टेस्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉन्डिस? देख लेते हैं एक बार। देख, पता नहीं बहन से लिखना क्या है, छोड़ना क्या है। मैंने तो थर्ड इंटरनल दिया ही नहीं था इसका। डिफरेंशिएट डायग्नोसिस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। ठीक है। टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, प्री हिपैटिक, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक। ठीक है। इसमें कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट अगर देखें तो अभी ऊपर क्या दे रखा है, प्री हिपैटिक में HDN+ आता है, हीमोलिटिक आता है, हिपैटिक में एक्यूट इंजरी आती है, क्रोनिक इंजरी आती है, कोलेस्टेसिस आता है और सिरोसिस आता है। ऑब्स्ट्रक्शन में कोलेस्टेसिस आता है। ठीक है। अभी देख, बिलिरुबिन टोटल अगर देखें तो
HDN में इंक्रीज़ करता है 3 टाइम्स, ठीक है। हेमोलिटिक में 1 गुना बढ़ता है। एक्यूट इंजरी में 2 गुना बढ़ता है। और क्रोनिक इंजरी में n टाइम इंक्रीज मतलब क्या होता है? पता नहीं। कोलेस्टेसिस में 3 गुना बढ़ता है। सिरोसिस में 1 गुना बढ़ता है। फिर ऑब्स्ट्रक्शन में भी 3 गुना बढ़ता है। फिर कंजुगेटेड बिलिरुबिन इसमें नहीं बढ़ता, प्री हिपैटिक में। हेमोलिटिक में भी नहीं मतलब HDN वाले में भी नहीं बढ़ता है, हेमोलिटिक में भी नहीं बढ़ता। हिपैटिक में बढ़ता है दो बार। क्रोनिक इंजरी में n टाइम्स इंक्रीज होता है, इसका ऐसे ही पढ़ते हैं n टाइम्स इंक्रीज, मतलब पता नहीं है कि कितना भी हो सकता है। अच्छा हाँ, क्रोनिक इंजरी है ना लाडले, तो क्रोनिक का टाइम थोड़ी पता है कहाँ तक चलेगी, तो कितना भी बढ़ सकता है, तो n टाइम इंक्रीज। फिर कोलेस्टेसिस में 3 बार बढ़ता है, 3 गुना बढ़ता है। सिरोसिस में 1 गुना बढ़ता है। और पोस्ट हिपैटिक में ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है, ये 3 गुना बढ़ता है। यूरिन बिलिरुबिन क्या है, इसमें 0 होता है प्री हिपैटिक में, दोनों में, HDN प्लस में और हेमोलिटिक में। एक्यूट में 3 गुना बढ़ता है, इसमें क्रोनिक में 1 गुना ही बढ़ता है सिर्फ। कोलेस्टेसिस में 3 गुना बढ़ता है, सिरोसिस में 1 गुना बढ़ता है। और पोस्ट हिपैटिक में क्या है, 3 गुना बढ़ता है। यूरिन यूरोबिलिनोजन क्या होता है, 0 होता है इसमें इंक्रीज़ करता है, इसमें इंक्रीज़ करता है एक बार। देख, हिमोलिटिक में HDN प्लस वाले में 0 होता है यूरोबिलिनोजन, हिमोलिटिक में इंक्रीज़ करता है। एक्यूट इंजरी में भी 1 बार इंक्रीज़ करता है, क्रोनिक में भी इंक्रीज़ करता है। कोलेस्टेसिस में n टाइम्स इंक्रीज़ करता है। और सिरोसिस में भी n टाइम्स इंक्रीज़ करता है। और पोस्ट हिपैटिक और ऑब्स्ट्रक्शन में क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, ठीक है। पोस्ट हिपैटिक और कोलेस्टेसिस में क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। जो फीकल यूरोबिलिनोजन है उसमें क्या होता है, 0 होता है ये HDN प्लस वाले में, इंक्रीज़ करता है हेमोलिटिक में, डिक्रीज़ करता है एक्यूट इंजरी में, और डिक्रीज़ किस में करता है, क्रोनिक इंजरी में। बाकी कोलेस्टेसिस में भी डिक्रीज़ करता है, और सिरोसिस में n टाइम्स डिक्रीज़ करता है। कोलेस्टेसिस में भी क्या है, ये n टाइम्स डिक्रीज़ करता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम अगर देखें तो इसमें नॉर्मल होता है, इसमें इंक्रीज़ होता है, इसमें इंक्रीज़ आफ्टर विटामिन K इंजरी बिकम्स नॉर्मल, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम इसमें नॉर्मल होता है, इसमें इंक्रीज़ करता है आफ्टर विटामिन K इंजेक्शन बिकम नॉर्मल। जब विटामिन K इंजेक्शन क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। जब विटामिन K इंजेक्शन क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। इंजेक्शन है, इंजेक्शन। प्रोथ्रोम्बिन टाइम इसमें नॉर्मल होता है, इसमें इंक्रीज़ करता है, जब विटामिन K इंजेक्शन नॉर्मल हो जाता है। थायमोल टर्बिडिटी टेस्ट इसमें नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। थायमोल टर्बिडिटी टेस्ट इसमें नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। ALT SGPT टेस्ट इसमें यूजुअली नॉर्मल होता है, इसमें क्या होता है, मार्क्ड इंक्रीज 500 to 1500 IU पर लीटर, इसमें इंक्रीज होता है 100 से 300 IU पर लीटर। फिर आता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये नॉर्मल होता है, ये स्लाइटली इंक्रीज होता है। ये हेमोलिटिक डिसीज़ है न्यूबॉर्न की, इसमें क्या होता है, ये स्लाइटली इंक्रीज करता है।
ग्रेटर देन 30 KA यूनिट्स। इसमें क्या होता है, मार्क्ड इंक्रीज होता है। इसमें ग्रेटर होता है ये 35 KA यूनिट्स। तो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक अनायंस, rate of removal of an organic anions can be measured and used to assess the functional capacity of the liver। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिमूवल है ऑर्गेनिक अनायन का, उसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं असेस करने के लिए फंक्शनल कैपेसिटी किसकी, लीवर की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हिपैटिक ब्लड फ्लो होता है। इसमें क्या होता है, सल्फोब्रोमोथेलिन BSP, ब्रोमोसल्फेलिन एंड इंडोसियानिन ग्रीन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक अनायंस जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, उसको हम असेस करने के लिए यूज़ करते हैं फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ लीवर, हिपैटिक ब्लड फ्लो। इसमें क्या होता है, सल्फोब्रोमोथेलिन और ब्रोमोसल्फेलिन इंडोसियानिन ग्रीन होता है यूज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली। और इसको हम कैसे करते हैं, असेस करते हैं हिपैटिक फंक्शन। ठीक है, फॉलोइंग बोलस इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। दीज डाइज आर रिमूव्ड रैपिडली। ठीक है, ये डाइज क्या होती है, रिमूव होती हैं रैपिडली। फ्रॉम द प्लाज्मा प्राइमरली, प्लाज्मा में से क्या है, ये प्राइमरली रिलीज होती हैं बाय द लीवर एंड एक्सक्रीटेड इन द बाइल। इसमें देख, रेट ऑफ रिमूवल जो है वो कैसे असेस होता है, कैसे मेजर होता है, जो फंक्शनल कैपेसिटी है लीवर की और हिपैटिक ब्लड फ्लो है। ठीक है, जो फंक्शनल कैपेसिटी है और जो हिपैटिक ब्लड फ्लो है, इसमें सल्फोब्रोमोथेलिन होता है, इंडोसियानिन ग्रीन होता है, जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं हिपैटिक फंक्शन को असेस करने के लिए। इसमें हम इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं डाइज की और उनको रैपिडली रिमूव करते हैं। कहाँ से, प्लाज्मा से, और एक्सक्रीट करते हैं उसको बाइल में। इसमें क्या होता है, डिलेड प्लाज्मा क्लियरेंस टेस्ट इज टेकन टू बी इंडिकेटिव ऑफ एबनॉर्मल हिपैटोसेलुलर और बाइलरी ट्रैक्ट फंक्शन और हिपैटिक सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, जो डिलेड प्लाज्मा क्लियरेंस है उसको हम इंडिकेटिव की तरह यूज़ करते हैं। किसमें, एबनॉर्मल हिपैटोसेलुलर और बाइलरी ट्रैक्ट फंक्शन में वो एक इंडिकेटिव का काम करता है। ठीक है, या फिर हिपैटिक सर्कुलेशन में वो एक इंडिकेटिव का काम करता है। क्या, डिलेड प्लाज्मा क्लियरेंस। इसके बाद मैं तेरे को एक वीडियो का लिंक और भेजता हूँ, वो और देखेंगे यार। देख, डॉग और कैट में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड डोज होती है 5 mg का पर kg की। ठीक है, BSP की, वो डालते हैं इंट्रावेनस बोलस के थ्रू। इस सैंपल को हम रिमूव करते हैं 30 मिनट के अंदर। फिर BSP कंसंट्रेशन को हम किससे डिटरमाइन करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली एट 540 नैनोमीटर। 2 कैट के अंदर 5 mg पर kg की डोज डाली BSP की, फिर इंट्रावेनस बोलस डाला। ठीक है, और फिर एक सैंपल ब्लड का रिमूव किया उसके अंदर से 30 मिनट के अंदर, और फिर उसकी कंसंट्रेशन चेक करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली किसके अंदर, 540 नैनोमीटर लाइट के अंदर। जो क्लियरेंस रेट है ICG का, वो एक यूज़फुल एस्टिमेशन है हिपैटिक एक्सक्रीटरी फंक्शंस का, जो क्लियरेंस टेस्ट है। ठीक है, ICG का
ठीक है, वो क्या है, एक यूज़फुल एस्टिमेशन है किसका, हेपेटिक एक्सक्रीटरी फंक्शन का। जो आईसीजी क्लियरेंस है उसको हम यूज़ करते हैं एस्टिमेट सर्कुलेशन ऑफ टाइम एंड हेपेटिक ब्लड फ्लो। जो क्लियरेंस रेट है आईसीजी का वो क्या प्रोवाइड करता है, एक यूज़फुल एस्टिमेट प्रोवाइड करता है। क्लियरेंस रेट है जो आईसीजी का वो एक यूज़फुल एस्टिमेट प्रोवाइड करता है एक्सक्रीटरी फंक्शन के लिए, और आईसीजी क्लियरेंस को हम एज ए यूज़ करते हैं एस्टिमेट सर्कुलेशन टाइम और हेपेटिक ब्लड फ्लो। एस्टिमेट सर्कुलेशन टाइम और हेपेटिक ब्लड फ्लो। उसके बाद आता है इक्टेरस इंडेक्स, जिसमें येलो कलर होता है सीरम का। ये किस वजह से होता है, बिलिरुबिन कंटेंट की वजह से होता है। ठीक है, ये जो कंटेंट है वो कंपेयर्ड होता है एक आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड के, जिसके अंदर 1 से 10,000 सॉल्यूशन होता है किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का वाटर में। इक्टेरस इंडेक्स में येलो कलर जो होता है सीरम का वो बिलिरुबिन कंटेंट की वजह से होता है। इस कंटेंट को कंपेयर करें तो आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड होता है इसका कितना, 1 से 10,000। ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्लाज्मा पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। जो डाइल्यूशन फैक्टर है वो मैच करता है सैंपल, जो डाइल्यूशन फैक्टर मैच करे सैंपल से उसको हम क्या बोलते हैं, इक्टेरस इंडेक्स बोलते हैं। जो डाइल्यूशन फैक्टर मैच करे सैंपल से उसको हम इक्टेरस इंडेक्स बोलते हैं। जो नॉर्मल वैल्यू है विल बी लेस देन 5 यूनिट्स। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू क्या होगी, लेस देन 5 यूनिट्स होगी। उसके बाद टर्बिडिटी और फ्लोकुलेशन टेस्ट देखें तो थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट में क्या होता है, डिग्री ऑफ टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड जब सीरम मिक्स होता है विद अ बफर्ड सॉल्यूशन ऑफ थाइमोल, तो जो सीरा है पेशेंट्स के एंड लीवर डिसीज टेंड टू प्रोड्यूस मोर टर्बिडिटी। इसमें क्या होता है, थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट में जो डिग्री ऑफ टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है सीरम में, जब सीरम को मिक्स करते हैं एक बफर्ड सॉल्यूशन से थाइमोल के, उससे हम मतलब डिग्री ऑफ टर्बिडिटी प्रोड्यूस को चेक करते हैं किसके, सिरम फ्रॉम पेशेंट, मतलब सीरम लेते हैं पेशेंट से जिसको लीवर डिसीज़ है और उससे प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा टर्बिडिटी। जिंक सल्फेट टर्बिडिटी टेस्ट क्या होता है, इसमें नॉर्मल सीरम डालते हैं सॉल्यूशन में जिसमें जिंक सल्फेट है और उसके अंदर टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है। जिस सीरा के अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है गामा ग्लोबुलिन की वो ज़्यादा टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है। जिस सीरम के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ गामा ग्लोबुलिन होता है वो ज़्यादा टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है।